हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, सेल चैप्टर हमारा चल रहा है जिसमें हमारा आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो बच्चों आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी करेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा, और इसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को जानने को मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इंटरेस्ट के साथ बच्चों पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आपको काफ़ी ये चीज़ें पढ़ने के बाद बहुत आश्चर्य भी होगा कि इतनी सारी चीज़ें, इतनी एक्टिविटीज़ और इतनी प्लानिंग के साथ हमारे बॉडी को डेवलप किया गया है, बनाया गया है ना। हमारा जो एक एक सेल है, उस एक एक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो इस तरीके का फंक्शन करते हैं, एक अजूबा है ना, मिरेकल है एक। तो ये सब पढ़ने के बाद हमको एहसास होता है, पढ़ा मैं आपको रही हूँ साइंस, लेकिन ये साइंस की ये सारी चीज़ें एक अजूबा देखने के बाद ये रियलाइज़ होता है कि ये सारी चीज़ें केवल कोई सुपर नेचुरल पावर ही है, यानी कि गॉड ही है जो कि इतनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो आई बिलीव ऑन गॉड, मैं गॉड पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, भगवान पर। तो भगवान ही हैं जो ये इतना कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतनी प्लानिंग। आप देखिए, खुद ही पढ़िए, स्टडी करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया को बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लीज़ गिव योर इंट्रोडक्शन, है ना, अपना इंट्रोडक्शन दो। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना इंट्रोडक्शन क्या देता है? माइटोकॉन्ड्रिया ने बोला कि मुझे तो पहले देखने वाले तो कुछ थे नहीं, है ना, बहुत ज़्यादा लोग, किसी को मेरे बारे में पता नहीं था। मैं सेल के अंदर मौजूद था, सेल के बारे में भी पता लग गया कि हाँ सेल होता है और प्लांट्स और एनिमल सेल से बने होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे किसी ने देखा नहीं। तो कौन था जिसने मुझे देखा? तो सबसे पहले कोलिकर, एक कोलिकर नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने लैब में काम करते हुए उन्होंने 1880 में उन्होंने इंसेक्ट्स, है ना, इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं, उनके स्ट्रेटेड मसल्स में के स्ट्रेटेड मसल्स का जो सेल था, उस सेल के अंदर इन्होंने उसको देखा, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। इन्होंने देखा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कुछ उसके बारे में जान नहीं पाए और बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्होंने सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। ठीक है, तो ये उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हमको अपनी स्टोरी और बताता है कि फिर क्या हुआ कि उसके बाद 1880, है ना, मतलब 1880 में तो देखा गया मुझे, लेकिन फिर भी मैं सेल के अंदर हूँ और काम कर रहा हूँ, इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरी वजह से पूरे सेल को एनर्जी मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी अहमियत और मेरे बारे में अभी किसी ने जाना नहीं था। तो उसके 10 साल बाद जब कोलिकर ने देखा तो उसके 10 ईयर्स के बाद, है ना, 10 साल बाद, यानी कि 1890 में अल्टमान नामक एक साइंटिस्ट आए। तो पहले सबसे पहले देखा कौन? कोलिकर। मतलब क्रेडिट तो कोलिकर को जाएगा कि एटलीस्ट उन्होंने देखा कि शुरुआत किया कि है कुछ, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, और उन्होंने देखा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम भी नहीं दिया था, उन्होंने देखा कि ये कुछ है। ठीक है, उसके बाद अल्टमान ने उस पर बहुत स्टडी करना शुरू किया और अल्टमान ने स्टडी करके इसको एक्सप्लेन किया कि ये जो आपने देखा था ना सेल के अंदर कुछ, वो उसको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में उसका ये स्ट्रक्चर होता है, ये फंक्शन होता है, बहुत सारी बातें हमको बताई अल्टमान ने। ठीक है ना, यानी पूरा एक्सप्लेनेशन दिया और इसको नाम दिया कि ये बायोप्लास्ट, है ना, ये जो हमने देखा है इसको हम नाम देते हैं बायोप्लास्ट। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1897 में सी बेंडा आए और इन्होंने इसी को, जो चीज़ ये देखा गया है, इसी सेल ऑर्गेनल्स को इन्होंने नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो नेम दिया गया है, ये किसकी वजह से दिया गया है? ये किसने दिया है? सी बेंडा ने दिया है। ठीक है, और नाम देने में भी आप देखिए 7 साल लग गए, है ना। पहले तो 7 साल तक इसको हम बायोप्लास्ट ही कहते थे, आज भी हम बायोप्लास्ट भी जानते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने के पीछे क्या रीज़न क्या था कि जब इसको देखा जाता है, बहुत जब आप डीप में नहीं देखते हो, सेल के अंदर जब देखते हैं कि ऐसे ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं, जब वहाँ हम इनको देखते हैं तो ये हमको दिखता कैसा है? थ्रेड लाइक और ग्रैन्यूल्स, है ना, कुछ ऐसे दिखता है कि थ्रेड की तरह से ग्रैनुलर कुछ स्ट्रक्चर है। तो इसको जो देखने पर, ठीक है, ये अपने जो शेप बताता है उसके हिसाब से इसको ग्रीक वर्ड में माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रैन्यूल। तो ये ग्रीक में इसका नाम रख दिया गया, दोनों को मिला करके थ्रेड और ग्रैन्यूल जैसी स्ट्रक्चर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो नाम किसने दिया? सी बेंडा ने।
अब माइटोकॉन्ड्रिया अपना इतना इंट्रोडक्शन दिया कि सबसे पहले मुझे देखने तो आए कोलिकर, लेकिन देखने के बाद कुछ बता नहीं पाए, ठीक है। फिर अल्टमान आए, उन्होंने मेरे बारे में एक्सप्लेन किया, स्टडी किया मेरे ऊपर। उसके बाद आए सी बेंडा, उन्होंने मेरा नाम रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया, और तब से मैं माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता हूँ, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का मीनिंग भी है ना, कि माइटो और कॉन्ड्रियन, है ना, दोनों की मीनिंग है। एक बात और, यदि हम एक के बारे में बात करते हैं, है ना, बहुत सारी बात में मतलब बहुत सारी ये स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो हम इसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन यदि हम एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक को बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियन। ओके, मतलब माइटोकॉन्ड्रियन का मतलब क्या होता है, एक सिंगल, है ना, एक ही है, सिंगुलर फॉर्म इसका है माइटोकॉन्ड्रियन, और इसका प्लूरल फॉर्म जो होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हमारी जागरूकता और बढ़ती गई, है ना, हमारी और जिज्ञासा बढ़ती गई कि कुछ और बताओ माइटोकॉन्ड्रिया अपने बारे में। अब माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ क्या बताता है अपने बारे में, नंबर्स। हमने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ माइटोकॉन्ड्रिया, कि तुम्हारी संख्या कितनी होती है एक सेल के अंदर, है ना, हर सेल में आप प्रेजेंट हो, लेकिन आपकी संख्या जरूरी नहीं कि सारे में प्रेजेंट है, कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन है जहाँ की माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, कहीं बहुत कम होता है और कहीं बहुत ज़्यादा भी होता है। हमने पूछा कि आपकी संख्या जो है वो कितनी है, इन्होंने बताया कि नॉर्मली मैं 500 से लेकर के 1600 के बीच में, है ना, 500 से 1600 के बीच में सेल के अंदर पाया जाता हूँ, ठीक है। अगर मैं कम पाया जा रहा हूँ, ठीक है, तो कम रेंज में का मतलब है कि यानी कि ऐसी सेल जिसको ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है ना, एक्टिविटी जिसकी कम है, तो उसके पास उसको एनर्जी की भी कम जरूरत होती है, खपत नहीं है ना, इस वजह से वहाँ पर मेरी संख्या क्या होती है, कम होती है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करना होता है ना, एक्टिविटी जहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है जिस सेल की, तो वहाँ पर उनको एनर्जी भी चाहिए उतना काम करने के लिए, उस वजह से मुझे अपनी संख्या वहाँ पर बढ़ानी पड़ती है। मेरी संख्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पर जो सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा जो काम कर रहा है, तो इस वजह से संख्या जो है वो 500 से लेकर के 1600 के बीच में रहता है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सेल के अंदर, और वो भी डिपेंड अपॉन द सेल एक्टिविटी, सेल की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। लो एक्टिविटी है तो कम रहेगा, ज़्यादा एक्टिविटी है तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी बढ़ जाती है। लेकिन ये जो बताया गया है 500 से लेकर 1600, ये एक चीज़ हमने एक एवरेज ले रखा है, ऐसा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया इतना ही होगा, इसके बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं, जिसमें कि 500 से 1600 का रेंज भी माइटोकॉन्ड्रिया डन नहीं कर रहा है, कहीं कहीं 1600 से भी बहुत ज़्यादा चला जाता है, और कहीं कहीं ऐसे भी आते हैं सेल्स जहाँ पर 500 से बहुत कम भी होते हैं और कहीं नहीं भी होते हैं। तो इस रेंज को भी वो फॉलो करे ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली ज़्यादातर हमने जो देखा वो 500 और 1600 के बीच में आ जाते हैं रेंज। तो ये हमने बात किया माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर्स की, कि इनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है। अब इसके एक्सेप्शन मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं, एक आप इसमें ऐड कर लें आरबीसीएस। आरबीसीएस जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 0 होती है। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड में जो आरबीसीएस होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 0 होती है, ठीक है। तो अब देखिए ये इस रेंज को पूरा नहीं कर रहा है ना, यहाँ पर आरबीसीएस में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी है, 0 है। और भी कुछ ऐसे सेल्स पाए गए हैं, देखे गए हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 है, और कुछ ऐसे भी सेल्स हैं, है ना, जैसे कि अमीबा, एक बड़ा अमीबा, एक ऐसा अमीबा है जो कि अमीबा की भी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। तो एक ऐसा अमीबा जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो एक ही सेल का अमीबा है, यूनिसेलुलर है ना, एक ही सेल का है, लेकिन उसकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है ना, कभी मोशन कर रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा एक्टिविटी है कि उसको एनर्जी की खपत बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी में होता है। तो इतना एनर्जी देने के लिए उसकी बॉडी के अंदर अनबिलीवेबल कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, अनबिलीवेबल, है ना, लगभग उनमें 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, क्योंकि पावर की इतनी सप्लाई करनी है कि 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है इसी रेंज में रहेगी, हाँ, लेकिन जनरली इसी रेंज में रहती है। अब अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स में आपको पूछे कि हमारी बॉडी है, एनिमल सेल है, हम लोग पूरा एनिमल सेल से बने हुए हैं, ओके। और जो प्लांट्स होते हैं तो उनमें प्लांट्स के अंदर भी एक्टिविटी होती है, हमारे अंदर भी एक्टिविटी होती है, ठीक है ना, हमारे सेल्स भी एक्टिविटी कर रहे हैं और प्लांट के सेल भी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हमारे सेल्स में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा या प्लांट्स के सेल में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक जनरल में बात करें, हम नॉर्मली सेल्स उसमें इतने हैं, हमारे में इतने हैं, तो किस में ज़्यादा पाया जाएगा,
काम तो उसमें भी होता है, वो भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, बहुत सारे उसमें प्रोसेस हो रहे हैं, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, बहुत सारे फंक्शन उसमें भी हो रहे हैं। लेकिन हमारी बॉडी जो होती है ना, हमको चूँकि अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना होता है, तो हमारी बॉडी में एनर्जी की खपत प्लांट से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है देन प्लांट सेल, है ना। तो इसमें एनिमल में ज़्यादा है और प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। अब हमने माइटोकॉन्ड्रिया से पूछा कि अपने शेप के बारे में कुछ बताओ, आपका आकार कैसा होता है, आप दिखते कैसे हो। अब इतना कुछ जानने के बाद इच्छा तो होगी कि भाई अपना रूप एक बार दिखाओ, प्रकट हो जाओ, है ना। तो इसने अभी तो ये प्रकट नहीं हो रहा है, सिर्फ अभी बता रहा है ताकि हमारे अंदर और इंटरेस्ट बनता जाए, एक जिज्ञासा बनती जाए कि कैसा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, कैसा दिखता होगा, है ना। किसी के बारे में बहुत ज़्यादा जान लो तो इच्छा होती है कि कैसा होगा, देखने में कैसा होगा, एक बार देखने की इच्छा होती है। भगवान ने 2 आँखें दी हैं, है ना, कि दुनिया देखो कितनी खूबसूरत है, तो ये इसके बारे में जानने के बाद ही हमको इच्छा होगी इसको देखने की। तो इसने और बताया कि देखो मैं रॉड की तरह से हूँ, ठीक है, सेल के अंदर रॉड, स्फेरिकल में नज़र आऊँगा, है ना, फिलामेंटस में भी नज़र आऊँगा, और जूते की तरह से भी मैं, है ना, सूके जैसे भी नज़र आऊँगा। मतलब मेरा शेप कुछ इस तरीके का होता है। आप जब इधर से एंगल से इधर एंगल से देखेंगे तो मैं कुछ इस तरीके से दिखता हूँ। तो रॉड शेप, स्फेरिकल शेप, है ना, फिलामेंटस या सूकेज के का मेरा इस तरीके का मेरा शेप होता है। हमने बोला कि ठीक है, चलो अपने को प्रकट आप बाद में होना, बाद में दिखाना। अब ये बताओ, आप अगर हो माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आप हो तो हम जैसे पैदा होते हैं, ठीक है, और हमारी लाइफ साइकिल कितनी होती है, कितने दिन तक हम जिंदा रहते हैं, है ना। तो एक एवरेज लाइफ अगर कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं हुआ तो हमारी लाइफ साइकिल कितनी जाती है। उसी तरीके से हमने पूछा माइटोकॉन्ड्रिया से कि तुम्हारी लाइफ साइकिल कितनी होती है, तुम सेल के अंदर आ गए, कितने दिन तक तुम जिंदा रहोगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने बताया कि मेरा लाइफ स्पॉन जो होता है, जो लाइफ साइकिल होती है, वो 5 to 10 डेज़ की होती है। 5 से लेकर 10 दिन तक ही मैं रहता हूँ, क्योंकि काम इतना ज़्यादा करना है, इतना एनर्जी का प्रोडक्शन और सप्लाई करना है कि जो है मेरा एकदम भेजा फ्राई हो जाता है और फिर मैं डाई हो जाता हूँ, ठीक है ना। यानी कि मेरी ज़िंदगी का जो ड्यूरेशन है वो 5 से लेके 10 दिन तक ही है, ठीक है। उसके बाद हमने पूछा कि साइज़ बता दो, आपकी साइज़ क्या है ना, कितने बड़े आप हो। इसने बताया कि मेरी लंबाई की अगर हम बात करें तो 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोन मीटर तक होता है, ठीक है। ये इसकी चौड़ाई हो गई, और ये हो गया एक फिलामेंटस जो होता है उसकी साइज़ जो होती है वो 40 माइक्रोमीटर तक होती है। तो ये इसके साइज़ के बारे में बताया कि मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत ही छोटा, है ना। माइक्रोन का मतलब ये आप समझ रहे हैं कि 10 के पावर माइनस बहुत छोटा यूनिट हो गया। तो बहुत एक सेल के अंदर एक छोटा सा देखने में लगता हूँ, बस देखने में छोटा सा लगता हूँ। लेकिन अगर आप जूम करते जाओ और आ करके एक बार देखो, अपनी आँखों के अंदर लगाओ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो भी हाई पावर का, फिर आप मेरे अंदर आकर के देखो कि कितनी चीज़ें हैं, है ना। देखने में बाहर से वैसे छोटा दिखता हूँ। अब ये इतनी चीज़ें हो गई। हमने कहा कि तुम बने किन किन चीज़ों से होते हो। जैसे अगर हम बात करें तो भाई हमारा स्किन है, हमारी आंखें हैं, कान है, बाल है, बोन्स है, ब्लड है, मसल्स है ना, बहुत सारी चीज़ों से हम लोग की बॉडी बनी हुई है। हमने इसे पूछा माइटोकॉन्ड्रिया से कि तुम किस चीज़ से बने हुए हो। इसने बोला कि प्रोटीन है, मेरे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड है, आरएनए है, डीएनए है, राइबोसोम है, एंजाइम्स है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग परसेंटेज में अवेलेबल होती है। जैसे हमारी बॉडी 78% हमारे बॉडी में केवल प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इसने भी कहा कि मेरी भी बॉडी में जो है लगभग 70% तक प्रोटीन होता है। मैं भी प्रोटीन से, फॉस्फोलिपिड से, डीएनए, आरएनए, एंजाइम, राइबोसोम, इन चीज़ों से मैं बना हुआ हूँ, ठीक है। तो ये तो इनका हो गया इंट्रोडक्शन। अब हमने माइटोकॉन्ड्रिया से जानने के बाद बहुत हमारी दिलचस्पी बढ़ गई कि माइटोकॉन्ड्रिया अब तो प्रकट हो ही जाओ। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ प्रकट हो जाओ, दिखाओ आप कैसे हो। अब माइटोकॉन्ड्रिया सामने आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया सामने आया और उसने अपना रूप दिखाया कि मैं कैसा हूँ, देखो, है ना। आप जब माइटोकॉन्ड्रिया के रूप को आप जब देखेंगे ना, ये जो हम देख रहे हैं बच्चों, ये हम माइटोकॉन्ड्रिया को काट के देख रहे हैं। मतलब उसने अपने आप को ओपन करके दिखाया कि मैं कैसा हूँ अंदर से, ठीक है। अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर से देखेंगे ना तो हमको ऐसा लगेगा जैसे जूता, है ना, शूज़ है ना, ऐसे पैर डाल के पहनने का, इस तरीके से आउटर स्ट्रक्चर पूरा पैकअप है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को यूं सीधा सीधा, जैसे ये मार्कर है, इसको हमने सीधा यहाँ से बिल्कुल सीधा ऐसे काट दिया तो इसके अंदर की चीज़ें जो है वो शेप सामने आ जाता है। तो ऐसे जब हम काटते हैं तो इसको हम बोलते हैं LS, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो इसका जब हमने क्या किया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमने काटा
और मतलब उसने खुद ने दिखाया, माइटोकॉन्ड्रिया ने अपना LS करके दिखाया, क्योंकि हमारी इच्छा थी। इस टाइम महाभारत आ रहा है ना, तो जैसे अर्जुन कहते हैं कृष्ण भगवान से कि हे ईश्वर मैं आपका रूप देखना चाहता हूँ, तो कृष्ण भगवान अपना पूरा रूप दिखाते हैं कि देखो अर्जुन मैं ऐसा हूँ, है ना, मैं ही परमेश्वर हूँ। बस उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना ओपन करके पूरा रूप दिखा रहा है। अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें बच्चों, एक एक चीज़ देखते चलेंगे। सबसे पहली बात कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ना, डबल बाउंड, ठीक है, मतलब 2 बाउंड स्ट्रक्चर है, 2 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये 2 मेम्ब्रेन इसमें पाए जाएंगे, एक पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहर वाला मेम्ब्रेन। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी खासियत ये है कि ये उसको पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को कवर किया हुआ है ना, इसको पूरा प्रोटेक्ट किया हुआ है, और उसको बाहरी इन्वायरमेंट से, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे इनको सेपरेट करता है ना, पैकअप, ठीक है। एक ये पैकेट है जिसने इसको पैकअप कर रखा है आउटर मेम्ब्रेन ने। एक और ख़ास बात होती है कि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ये एकदम, ये कहते हैं ना, फ्रीली परमिएबल है, ठीक है, यानी कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर है। आप देखिए कहाँ स्पेस है मैं बताऊँ, जैसे कि ये देखिए ये हमारा सेल है, इस सेल के अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है यदि, तो इस यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है ना, सेल के अंदर क्या रहता है? साइटोप्लाज्म। तो ये जो बाहर वाली लेयर है ना वो फ्रीली परमिएबल है, यानी कि जो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तो अपने में अंदर आराम से ईजिली आने देता है साइटोप्लाज्म के, ठीक है ना। जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको कहता है कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ मेरे अंदर, ठीक है। बाहर से प्रोटेक्ट तो कर रहा है लेकिन अंदर अंदर आराम से आने दे रहा है। कौन आने दे रहा है? आउटर मेम्ब्रेन। तो फ्रीली परमिएबल होता है। लेकिन जहाँ बड़े मॉलिक्यूल्स आते हैं, फ्रीली परमिएबल किसके लिए होते हैं बच्चों? ओनली स्मॉल, ठीक है ना, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स, सिर्फ उनके लिए ही ये फ्रीली परमिएबल होता है। जहाँ लार्ज आते हैं, थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आ जाए ना, तो फिर वो इसमें से हो करके अंदर एंटर नहीं कर पाते। उसके लिए प्रोटीन्स के चैनल्स बने होते हैं ना, कुछ प्रोटीन्स के चैनल्स बने होते हैं। जैसे कि अगर ठीक है खिड़की है, खिड़की हमने खोल दिया, हवा तो आ रहा है, डस्ट भी आ रहा है, लेकिन अगर एक इंसान को आना है बड़ा, तो वो कहाँ से आएगा? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक खास हमने दरवाज़ा बना रखा है, फिर दरवाजे से वो अंदर आएगा ना। तो उसी तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उनके लिए तो आराम से कह देता है फ्रीली परमिएबल, आ जाओ, ठीक है। लेकिन जब बड़े पार्टिकल्स आते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो वो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। उसके लिए खास प्रोटीन्स के चैनल्स होते हैं जिसमें से होकर के ये आता है। ध्यान देना इन बात पे, ठीक है ना, कि क्या क्या ये कैसे कर रहा है ये। तो ये आउटर मेम्ब्रेन की खासियत है। ओके, अब जब आउटर मेम्ब्रेन से चीज़ें आएंगी तो कहाँ रहेंगी वो? तो देखो आउटर मेम्ब्रेन ये हो गया बच्चों। उसके बाद आपको यहाँ पे ये इनर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। सेकंड मेम्ब्रेन जो है हमारा इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये क्या है? जगह है। उस जगह को हम क्या बोलते हैं बच्चों? चैम्बर, है ना, चैम्बर बोलते हैं। तो इसको बोला जाएगा आउटर चैम्बर। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है ये एक चैम्बर बना रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? आउटर चैम्बर। ये जो आउटर चैम्बर है, इसी चैम्बर में जो चीज़ें आएंगी फ्रीली परमिएबल है, ओके। चीज़ें अंदर आ रही हैं, ठीक है, आने दो। आ करके रुकेंगी कहाँ? सब यहीं। कहाँ रुकेंगी? जो ये आउटर चैम्बर है वही रुकेंगी, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीज़ें हैं वही चीज़ें हमको इस आउटर चैम्बर में भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि फ्रीली परमिएबल है तो साइटोप्लाज्म की चीज़ें अंदर आ जाती हैं। तो वही चीज़ें हमको यहाँ भी प्रेजेंट रहेंगी, वो चीज़ें यहाँ भी हमको मिलेंगी, ठीक है। सेकेंड है हमारा इनर मेम्ब्रेन। जब चीज़ें यहाँ तो आ गई, लेकिन जो ये इनर मेम्ब्रेन होता है ना, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। अब ये ऐसा नहीं है कि तुमने ये, इन दोनों की बड़ी दुश्मनी है, आउटर और इनर की। इनर कहता है, इनर थोड़ा इस तरीके का नेचर है उसका कि नहीं, सबसे मेरा लेना देना नहीं है ना, बहुत ज़्यादा मैं सबके साथ फ्रीली नहीं रहता हूँ। और आउटर जो है वो एकदम फ्रेंडली है कि ठीक है, नहीं मान सबसे मेरी बनती है। तो आउटर तो सबको अपने अंदर आने देता है, लेकिन इनर जो कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी सिर्फ उनको ही सेलेक्ट करके अपने अंदर आने दूंगा, यानी कि इनर सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। अब चीज़ें भले आ रही हैं, यहीं तक तुम लोग रुको, इसके आगे नहीं आ सकते। कि इसके आगे आने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी इनर मेम्ब्रेन की। और इनर मेम्ब्रेन ध्यान रखता है कि अंदर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत किस चीज़ की है ना। सिर्फ सेलेक्ट करके कुछ चीज़ों की जिनकी खास ज़रूरत है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ से अंदर आने दूंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। और लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होते हैं? प्रोटीन्स के चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू उनको भेजा जाता है। ओके, क्लियर।
जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो एकदम स्मूथ है, ठीक है ना, आराम से यूं है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में क्या है, ये फोल्डेड है। आपको दिख रहा है ये, है ना, कि ये ऐसे आया, ऐसे फोल्डेड हो गया, फिर यहाँ से ऐसे फोल्डेड हो गया, फिर यहाँ से ऐसे फोल्डेड हो गया। फोल्डेड होने के पीछे कारण है, कारण क्या है कि काम जितना बड़ा इनर मेम्ब्रेन रहेगा, है ना, काम उतना ही ज़्यादा उसमें होगा। देखो ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना बच्चों, इसी इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ही एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और यही काम होता है। तो ये इनर मेम्ब्रेन जितना बड़ा होगा, है ना, उतना जगह मिल गया काम करने के लिए। ओके, लेकिन हम चाहते हैं कि मेम्ब्रेन तो बहुत बड़ा रहे, लेकिन जगह हमारे पास छोटा है ना, कम ही जगह है, तो हम क्या करेंगे, कैसे उसको एडजस्ट करेंगे। है तो बहुत लंबा चाहिए, लंबा भी चाहिए कि हमको जगह तो खूब मिले हमारे को, है ना, लेकिन रहने के लिए जगह कम है। तो लंबाई, काम करने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए लेकिन रहने के लिए जगह कम है। तो इतना लंबा इनर मेम्ब्रेन है ये अगर ऐसे ही ये भी रहता तो ये इसमें क्या है कि बहुत छोटा ही इसमें अट पाता, है ना। अब ये क्या है, अपने आप को फोल्डेड करके इसने अपने सरफेस एरिया को तो बढ़ा लिया, अपना एरिया तो बढ़ा रहा है ये, लेकिन अगर हम एक बड़ी ऐसे धागे को ऐसे 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 फोल्ड करके रख दें तो छोटी जगह में वो एडजस्ट हो जाता है। वही चीज़ें फॉलो यहाँ भी किया जाता है कि ज़रूरत तो है, बड़े इनर मेम्ब्रेन की ज़रूरत है, लेकिन जगह अपने पास नहीं है तो इनर मेम्ब्रेन को फोल्ड कर दो, है ना, ऐसे फोल्डेड होकर के इनर मेम्ब्रेन एडजस्ट हो जाता है। और फिंगर लाइक जो ये फोल्ड है ना, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्रिस्टी, ठीक है। ये जो फोल्ड है यहाँ लिख रखा है, ये फोल्ड है ना, इस फोल्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिस्टी होता है। और ये है क्यों आया है ये क्रिस्टी, बना क्यों, फोल्ड क्यों बना, तो आपसे पूछा जाएगा कि फोल्ड क्यों बना, तो फोल्ड बना है सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। और सरफेस एरिया को बढ़ाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जितना बड़ा सरफेस एरिया रहेगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी बनेगा, है ना, एनर्जी का प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी मीन्स एटीपी, ठीक है, एटीपी ही एनर्जी है ना बच्चों। तो एटीपी की एनर्जी मीन्स एटीपी ज़्यादा बनाना है तो आपको सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा और कम जगह में एडजस्ट करना है तो उसको फोल्ड करना पड़ेगा, तो फोल्ड करना पड़ेगा तो जो शेप बनेगा उसको हम बोलेंगे क्रिस्टी, ठीक है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ने इतनी चीज़ें तो बता रहा है अपना, तो क्रिस्टी है, ठीक है, सरफेस एरिया जो कि बढ़ा रहा है और जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी बन रहा है। ओके, अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है ना, जगह से जो चैम्बर बना, चैम्बर वर्ड बोला जाएगा तो हम बोलेंगे आउटर चैम्बर, और दोनों के बीच में जो जगह है, ठीक है, इस स्पेस को नाम लिया जाएगा तो हम बोलेंगे इसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, है ना, दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ओके, तो दोनों के बीच की जगह हो गई इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं मैट्रिक्स। इसके अंदर एक खास तरीके का इसके अंदर भी लिक्विड होता है जो कि होमोजीनस का मतलब कि इस लिक्विड को चाहे आप यहाँ से चाहे आप यहाँ से चाहे यहाँ पे कहीं से भी उसका कंपोजिशन देखते हैं इस लिक्विड का, तो ये लिक्विड का जो कंपोजिशन है वो एक जैसा ही मिलेगा। चाहे हम इसको यहाँ से देखें इस कंपोजिशन को, चाहे हम इस कंपोजिशन को यहाँ से देखें, चाहे यहाँ से देखें, कंपोजिशन हमको एक ही मिलेगा, मतलब एक ही चीज़ से बना हुआ है। इसलिए हम मैट्रिक्स को बोलते हैं कि मैट्रिक्स जो होता है वो होमोजीनस होता है। ओके, और कैसा दिखेगा ये हमको, जेल की तरह से, एकदम लिक्विड नहीं होता ना, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो मैट्रिक्स के बारे में भी हमने देख लिया कि इसके अंदर जो जेल लाइक स्ट्रक्चर, जेल लाइक और होमोजीनस लिक्विड जो है उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, मैट्रिक्स, क्रिस्टी, ये हो गया हमारा। अब जो क्रिस्टी के अंदर ये जो स्पेस जा रहा है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं इंटरक्रस्टियल स्पेस, ठीक है। इंट्रा का मतलब अपने अंदर ही, है ना, तो क्रिस्टी के अंदर का खुद का जो स्पेस है इसको बोलेंगे इंटरक्रस्टियल स्पेस। ओके बच्चों, ये इतनी बातें हो गई। आगे चलते हैं हम, आगे देखिए, इसके अंदर अब पाया जाता है राइबोसोम, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट खास बात कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको छोड़ करके पहले आपको दूसरी बात बता देती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया ने एक और बात बताया कि चैम्बर, जैसे कि इसमें दो चैम्बर है ना, ये बाहर वाला जो चैम्बर है उसको हम क्या बोलेंगे, आउटर चैम्बर, और अंदर में भी दो चैम्बर बना है ना बच्चों, है ना, दो मेम्ब्रेन है, तो जाहिर सी बात है कि दो चैम्बर है। अब ये जैसे ये मैं कहूँ कि ये कितना आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा चैम्बर, एक चैम्बर, मैंने लाइन खींच दिया, अब मैं पूछ रही हूँ आपसे कितने चैम्बर दिख रहे हैं, आप बोलोगे दो चैम्बर। मैंने लाइन खींच दिया, मैं बोलूँगी कितने चैम्बर दिख रहे हैं, तो 1 2 3 3 चैम्बर। उसी तरीके से इसमें भी एक ये था तो एक ही चैम्बर था, लेकिन बीच में एक और आ गया ये, तो चैम्बर कितने हो गए, दो। ये हमारा पहला चैम्बर और ये हमारा दूसरा चैम्बर, तो ये हमारा आउटर चैम्बर कहलाएगा। और अंदर वाला जो है इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो चैम्बर बनता है उसको बोलेंगे इनर चैम्बर। डन।
अब हम बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चों इसके अलावा बहुत ही खास चीज़ पाया जाता है जिसको हम बोल रहे हैं, ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है बच्चों, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जिसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे जब इसको तो एम्प्टी डीएनए हम इसको लिख सकते हैं। कॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है जो कि एक सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। सर्कुलर डीएनए कहाँ पाया जाता है, आपने सेल चैप्टर पढ़ रखा है कि सर्कुलर डीएनए सिर्फ एक ही डीएनए आराम से फ्रीली डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, हमारे सेल के अंदर तो डीएनए कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है। सेल के अंदर डीएनए एक जो खास चीज़ है सेल का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उसको सेल ने एकदम सेव करके और न्यूक्लियस के अंदर उसको रख रखा है, ठीक है। लेकिन एक डीएनए, एक सर्कुलर डीएनए, एक अलग एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए इस माइटोकॉन्ड्रिया ने भी अपने अंदर रख रखा है, ठीक है। डीएनए कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया ने भी एक सर्कुलर डीएनए को अपने अंदर रख रखा है जिसको हम एम्प्टी डीएनए कह रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से, और ये एम्प्टी डीएनए इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई न्यूक्लियस किसी शेप में नहीं रखा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म में ही इस तरीके से सर्कुलर ये रखा हुआ है ना, प्रोटोप्लाज्म में फ्रीली सर्कुलर डीएनए वो प्रेजेंट है। और इस तरीके का डीएनए हमको और कहाँ दिखाई देता था, प्रोकैरियोटिक सेल में, जो बैक्टीरियल सेल हैं उनमें भी यही होता है कि डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है और कहाँ प्रेजेंट रहता है, वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट रहता है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लगभग एक प्रोकैरियोटिक सेल हम मान सकते हैं कि ये भी प्रोकैरियोटिक सेल जैसा कैरेक्टर शो कर रहा है। एक ये इसकी अच्छी बात, आपने इसको पकड़ के रखना है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। मैं आपको बताऊंगी इसकी खासियत है ना कि क्या सबसे अलग डिफरेंट कैसे है माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का आरएनए प्रेजेंट होता है, खुद का आरएनए भी रखता है वो। 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं सेल के अंदर, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम, है ना। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो कि सेल को बहुत खास बनाती हैं, और वो खास वाली सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने अंदर रख रहा है ना। तो पहला तो इसने क्या रखा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रखा। दूसरा इसने माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए भी रख रखा है, ये अपना खुद का आरएनए, और अपने आरएनए के नाम आगे इसने नाम लगा दिया कि एम्प्टी आरएनए, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए। माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए भी इसने रख रखा है। और इसने क्या रख रखा है बच्चों, इसके अलावा इसने राइबोसोम भी रख रखा है, ठीक है ना। तो इसके पास जो राइबोसोम है वो कौन सा राइबोसोम है, वो 70S टाइप का राइबोसोम है। राइबोसोम 70S 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं। इसने उसमें से सेलेक्ट किया है कि हमारा 70S राइबोसोम से काम हो जाएगा, इसने 70S राइबोसोम भी रख रखा है। अब तीनों को आप पकड़ के रखो कि इसने क्या रखा है, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम, ये तीनों चीज़ें रख रखा है। इससे इसको क्या फ़ायदा होगा, इसके फ़ायदे देखिए। ये राइबोसोम और आरएनए की हेल्प से ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है, यानी कि इसको जो भी प्रोटीन चाहिए इसको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है ना। ये न्यूक्लियस से कहेगा नहीं कि न्यूक्लियस भाई थोड़ा सा प्रोटीन दिलवा दो, इसको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, अपना ये खुद का प्रोटीन बना लेगा। इसके पास सामग्री है ना, अपना खुद का सिलेंडर रख रखा है, खुद का अपना चूल्हा रख रखा है, लाइटर से जलाया वो चूल्हा और जो है अपना तैयार है ना, तो अपना प्रोटीन ये बना सकता है। राइबोसोम भी इसके पास है, आरएनए भी है। और डीएनए की वजह से ये क्या कर सकता है कि सेल के अंदर रहते हुए, है ना, देखो सबको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहता है कि भाई तुम सब है ना, तुमको तुम्हारी इतनी ज़रूरत है, इतने बन जाओ, मतलब सब पर इसका कंट्रोल, न्यूक्लियस का कंट्रोल सारे सेल ऑर्गन्स पर है, वो है। लेकिन बिना न्यूक्लियस के हेल्प के माइटोकॉन्ड्रिया अपना कंट्रोल खुद करता है डीएनए की वजह से। कहता है कि मैं अपना खुद कंट्रोल करूँगा, मैं आपके पूरे सेल में, बल्कि न्यूक्लियस से ये कहता है कि तुम मेरी तरफ से, ये नहीं कहा जाएगा कि ये अब प्राउडी है, माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा है, बहुत अच्छा है। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस को कहता है कि मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहिए, आपके सेल के अंदर अगर आपकी सेल एक्टिविटी ज़्यादा करती है तो आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फटाक से मैं क्या करूँगा कि अपनी संख्या को बढ़ाऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया की, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करके आपको दूंगा। यानी मैं काम किसके लिए करूंगा, सेल तुम्हारे लिए करूंगा। लेकिन न्यूक्लियस, तुम्हारे पास बहुत सारा काम है, तुम दूसरे पर ध्यान दो, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना खुद का डीएनए रख लेता हूँ, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और मैं क्या करूंगा कि अपना रेप्लिकेशन करूंगा। रेप्लिकेशन का मतलब होता है अपनी संख्या को बढ़ाना। एक डीएनए अपने जैसा, मैं अपने जैसा क्लोन बनाना चाहती हूँ, अगर मेरे पास डीएनए है अपना खुद का, मैंने फट से अपने जैसा क्लोन बना दिया। ये काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। जितनी ज़रूरत पड़ती जाएगी अपने क्लोन बनाता जाएगा। जैसे इसको अभी इसके पास मान लीजिए सेल के अंदर 500 माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, सेल ने एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर रहा है, तो ये क्या कर सकता है, अपनी संख्या को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो सेल्फ रेप्लिकेशन, ये खुद अपना रेप्लिकेशन करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है। इस पर न्यूक्लियस का कोई कंट्रोल नहीं रहता। न्यूक्लियस को अपनी तरफ से इसने निश्चिंत कर दिया है कि आप चिंता मत करो, मैं अपना काम कर लूँगा। और
अपनी संख्या बढ़ाने की कैपेसिटी उसी के पास हो सकती है जिसके पास अपना खुद का डीएनए हो। तो इसने अपना एम्प्टी डीएनए भी रख रखा है अपना, इस वजह से इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है। तो लगभग ये एक सेल की भांति काम कर रहा है, एक प्रोकैरियोटिक सेल की भांति काम कर रहा है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस है। कहीं लिख रखा है मैंने, ये देखिए, इसलिए इसको हमने वर्ड दिया कि सेमी ऑटोनोमस, यानी कि अपना खुद का ख्याल रखने वाला, ठीक है ना। ऑटोनोमस मतलब अपना खुद का ख्याल ये रख सकता है, या हम इसको एक अगर प्रोकैरियोटिक सेल से अगर हम इसकी तुलना करें तो लगभग प्रोकैरियोटिक सेल की जैसा ये है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक बड़े सेल के अंदर एक छोटा प्रोकैरियोटिक सेल भी मौजूद है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये सेल विद इन सेल है, सेल के अंदर पाए जाने वाला सेल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक उपनाम दिया गया है कि तुम सेमी ऑटोनोमस तुमको कहा जाएगा, या फिर तुमको कहा जाएगा कि तुम सेल विद इन सेल हो, क्योंकि तुमने इतना काम जो कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये खास बात है माइटोकॉन्ड्रिया की कि इसके अंदर प्रोटीन, राइबोसोम, आरएनए और डीएनए पाया जाता है। ये उसका क्या कैसे यूज़ करता है। अब एक आपने बात और चीज़ देखा, एक आपने गौर किया कि ये जो ऑक्सीजोम, ये जो क्रिस्टी दिख रहा है आपको, ठीक है ना, इस क्रिस्टी के ऊपर जो ये फोल्डेड है उसके बारे में हमने चर्चा नहीं किया था, अब मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमारा फोल्डेड क्रिस्टी है इसके ऊपर कुछ ऐसा दिख रहा है आपको कि जो हम बैडमिंटन खेलते हैं, रैकेट है ना, रैकेट लाइक कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना। ये जो रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ऑक्सीजोम। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीजोम, है ना। इसको ऑक्सीजोम भी बोल सकते हो आप, या इसी को आप F1FO पार्टिकल्स भी बोल सकते हो, या इसी को आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोल सकते हो। ये जो इस पर डिज़ाइन लगा हुआ है, अच्छा डिज़ाइन मैंने पूरा नहीं लगाया है ना, मैंने यहाँ तक करके छोड़ दिया है, और इसलिए मैं बता रही हूँ बस कि आप पूरे में लगा सकते, पूरे में लगाएंगे ना। माइटोकॉन्ड्रिया के हर क्रिस्टी में पूरे में ये ऑक्सीजोम यहाँ पूरी जगह ये ऑक्सीजोम प्रेजेंट होता है, जिसको हम F1FO पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। इनका भी काम है तो काम है, बिना ज़रूरत की तो कोई चीज़ें होती ही नहीं है, अननेसेसरी तो कुछ भी नहीं होता है बॉडी में ना। जिसका इस्तेमाल नहीं होता वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स बन जाता है वो। हम बात करेंगे कभी वेस्टिजियल ऑर्गन्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में भी। तो आप देख रहे हैं जिसका इस्तेमाल नहीं करेंगे ना वो धीरे धीरे चीज़ें विलुप्त हो जाती हैं। अगर हम अपने दिमाग का भी इस्तेमाल ना करें, पढ़े ना है ना, तो धीरे धीरे दिमाग भी क्या हो जाएगा, वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ये हमारा ऑक्सीजोम हो गया, ठीक है। तो ये आपने पूरा माइटोकॉन्ड्रिया ये देख लिया। अब इसमें बचा है क्या, इसी चीज़ को हमने जब ये माइटोकॉन्ड्रिया को देखा ना, तो हमको माइटोकॉन्ड्रिया से एकदम जैसे बहुत माइटोकॉन्ड्रिया से लव हो गया कि तुम कितना कुछ करते हो। पूरा सेल एक्चुअल में जिंदा है, यदि उसको एनर्जी मिल रही है, ताकत मिल रही है, पूरे सेल के सारे ऑर्गेनल्स सबको, है ना। तो वो कौन दे रहा है, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। ये एनर्जी बनाता है, एटीपी की एनर्जी बनाता है, और उसका प्रोडक्शन भी कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। 90% लगभग एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ही सप्लाई कर रहा है सेल को, और तभी हमारे सेल के सारे ऑर्गेनल्स काम कर पाते हैं। और एक सेल काम करता है अगर तरीके से, ठीक है, तो धीरे धीरे पूरे सारे सेल्स, अगर हमारी बॉडी के सारे सेल्स अगर तरीके से काम करते हैं, तो इसका मतलब कि हम ही भी स्वस्थ तंदुरुस्त हैं। हम बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे सेल के अंदर ढंग से फंक्शन नहीं हो रहा है। तो हमारा कोई अस्तित्व क्या है, हमारा अस्तित्व उस एक सेल से जुड़ा हुआ है। वो सेल अगर परफेक्ट है ना, हमको अपने सिर्फ सेल को परफेक्ट रखना है। वो हमारा सेल अगर परफेक्ट है तो हम भी पूरी तरीके से स्वस्थ रहेंगे और एकदम अच्छी तरीके से काम करेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमने जब हमको बहुत ही ज़्यादा और जानने की इच्छा हुई, हमने माइटोकॉन्ड्रिया को कहा कि और बताओ ना थोड़ा। तो इसने बोला कि और जूम करके देखना चाहते हो क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल देखना चाहते हैं। तो इसने कहा कि ठीक है, ये जो क्रिस्टी है ना, इस क्रिस्टी में हम ज़्यादा जागरूकता क्रिस्टी पे हुई। क्यों? क्योंकि इसने बोला कि हमने सरफेस एरिया बढ़ाया, इसी पर हम एनर्जी बनाते हैं। तो उसमें के अंदर ऐसा क्या है, कौन सी मशीन फिट है जो इसके अंदर की एनर्जी बन रही है? तो ये इसने क्या किया कि इस तरीके से देखो, ये वाला एरिया इसने काट के और ये जूम करके देखिए, ये हमारे सामने ये बना दिया क्रिस्टी, ठीक है। अब इसने एक क्रिस्टी के अंदर एक क्रिस्टी भी इसने हमको जूम करके दिखाया, और साथ ही हमको जूम करके एक ऑक्सीजोम भी दिखा रहा है, ठीक है। और इसके बारे में हम देखेंगे कि ये इसके अंदर कैसे काम होता है, एनर्जी बनता कैसे है। लेकिन बच्चों ये चीज़ है ना, ये इसका ये स्ट्रक्चर और साथ में फंक्शन, ओके, इसका फंक्शन भी है और बहुत इंटरेस्टिंग। आप देख ही रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कितना मज़ेदार है, एक अजूबा है। और ताज्जुब की बात यह है कि आप देख रहे हैं इतनी सारी चीज़ें, कैसे क्या आएगा, कब एनर्जी बनेगा, क्या वेस्टेज है, उसको कैसे बॉडी से बाहर निकालना है, इतना सारा काम हो रहा है सब फ्री में। आप घर में अगर एक छोटा सा मशीन भी अगर लगाते हैं, है ना, मिक्सी लगा दिया आपने तो, या एक फ़ोटोकॉपी करने की है ना मशीन लगा दी, आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी से उसमें पेस्ट डालो, ये वो सब, और यहाँ इतना सारा काम फ्री में हो रहा है।
बॉडी के अंदर सारा काम फ्री में हो रहा है। सिर्फ इनको क्या चाहिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, है ना। पेड़ पौधे जैसे लगाएं, इन्वायरमेंट को, नेचर को अच्छा रखो, अच्छा ऑक्सीजन जाएगा, क्योंकि ये भी कहता है कि मुझे ऑक्सीजन मिलेगा ना तभी मैं एनर्जी बनाऊंगा। एनर्जी तो बना के दूंगा, है ना, सबको, सारे सेल्स को, सबको काम करने के लिए एनर्जी दूंगा। एनर्जी तभी दूंगा जब मेरे को ऑक्सीजन मिलेगा। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो सिर्फ यही करना है, पेड़ पौधों को काटना नहीं और पेड़ पौधों को रखना है। और पेड़ों को देख करके ना एक अंदर फीलिंग होनी चाहिए कि जिंदा है ये भी, है ना। ऐसा नहीं है कि ये डेड चीज़ें हैं, कभी इनको काट दो, तोड़ दो, नहीं। आपको पेड़ों के साथ एक लगाव होना चाहिए कि ये हमको क्या दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग बायो के स्टूडेंट हैं, मैं बायो की टीचर हूँ। अब मैं बहुत कुछ जानती हूँ कि प्लांट्स हमारे लिए क्या क्या कर रहा है, हमारे सेल की। देखिए ये चीज़ें जो है ना, ये पढ़ने की चीज़ें नहीं है, इसको फील करने की चीज़ें, महसूस करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, एक सेल के अंदर एक छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया। आप दिमाग लगा के देखो, जूम करते हुए जाओ, जो चीज़ हमको आंखों से दिखाई नहीं दे रही है उसमें गॉड ने इतनी सारी काबिलियत भर के रखा है ना, नेचर, गॉड। तो गॉड की बनाई हुई सभी चीज़ों को हमको सेफ रखना है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया काम कैसे करेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, इसका क्या, ये आगे किस तरीके से इसमें ऐसे इसका ये जूम वाला स्ट्रक्चर, उसके बाद ये इसका फंक्शन, एनर्जी बनाता कैसे है, ठीक है, देता कैसे है हमको, और इसकी क्या करता है, ये सारी चीज़ें बच्चों, सारे क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, अभी के लिए इतना ही। सब बच्चे स्टडी करते रहना। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।